हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़ूलॉजी शॉर्ट्स। हमने स्टार्ट किया था डीबीटी जेआरएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आज, इफ अ फ्लोरोसेंट डाई इज इंजेक्टेड इनटू द ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन विच कंपार्टमेंट कैन फ्लोरोसेंट सिग्नल बी ऑब्जर्व। फर्स्ट ऑप्शन है ईआर ओनली, सेकंड है गोल्गी ओनली, थर्ड है ईआर एंड गोल्गी, फोर्थ है ईआर गोल्गी एंड योर न्यूक्लियर एनवेलप। आपको पता है ये आपका न्यूक्लियर एनवेलप का स्पेसिंग है। तो आपका इसी के साथ जो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कॉन्टिन्यूशन में रहता है। ये आपका डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवेलप है। इसके अंदर क्या होता है, आपका पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है, ठीक है। और इसी के साथ ईआर का ल्यूमेन जो है वो कॉन्टिन्यूशन में रहता है। तो अगर आपने इसमें इंजेक्ट किया है तो आपका न्यूक्लियर एनवेलप में भी आएगा आपका, ठीक है, डाई। एंड प्लस आपके इसी की कॉन्टिन्यूशन में आपके क्या होते हैं, गोल्गी एपरेटस, क्योंकि हाँ वेसिकल जो है वो गोल्गी एपरेटस में आपके जाते हैं, ठीक है। 10 डाई जो है आपकी ईआर में भी दिखेगी, गोल्गी में भी दिखेगी और आपके न्यूक्लियर एनवेलप में दिखेगी। आपका ऑप्शन फोर्थ जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो which of the following statement about an A positive K positive ATPase is correct? Option 1 है, it is responsible for generating the resting membrane potential. Second है, it transport Na and K positive ions down their respective gradient. थर्ड है, it is responsible for generating an action potential. फोर्थ है, it indirectly regulate the volume of the cell. ये action potential तो generate नहीं कराता है, ठीक है। इसका ट्रांसपोर्ट एन एंड के पॉजिटिव आइन डाउन देयर रिस्पेक्टिव ग्रेडियंट, तो ये भी गलत हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 3 पॉजिटिव आइन जो है वो आउट जाते हैं और 2 पॉजिटिव अंदर आते हैं। डाउन देयर रिस्पेक्टिव ग्रेडियंट होता तो ये पैसिव प्रोसेस होता है, बट ऑलरेडी एटीपीएस है, ये एक्टिव प्रोसेस है। तो ये भी आपका ऑप्शन सेकंड जो है गलत हो जाता है। बच्चे जो है वो कंफ्यूज होंगे फर्स्ट ऑप्शन में और आपके फोर्थ ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन है रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यस, कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबल होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए, बट नॉट एंटायरली। वो जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेनली आपके के पॉजिटिव आयंस की वजह से मेंटेन होता है, ठीक है। जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, इट इनडायरेक्टली रेगुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सेल, क्योंकि ये जो है मेंटेन करता है ऑस्मोलैरिटी को आपके सेल्स के अंदर की, ठीक है, ताकि आपका वाटर जो है वो इन्फ्लक्स ना हो सके आपके सेल्स के अंदर। तो इस वजह से ये मेंटेन करता है आयन ग्रेडियंट को, ठीक है। इट कंट्रोल ऑस्मोटिक बैलेंस और देयरफॉर इनडायरेक्टली रेगुलेट योर सेल वॉल्यूम, ताकि सेल वॉल्यूम जो है वो मेंटेन रहे, ऑस्मोटिक बैलेंस बना रहे सेल का। आपका ऑप्शन फोर्थ जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। let's go to next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन कैन टेक प्लेस ओनली ऑन द फॉलोइंग अमाइनो एसिड। तो आपको पता है दो टाइप की प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन होती है, आपकी एन लिंक्ड होती है एंड आपकी ओ लिंक्ड होती है। ओ लिंक में आपका ओ एच ग्रुप के तो सीरीन और थ्रियोनिन होंगे, और एंड लिंक में आपका क्या होता है, एस्पाराजीन होता है। आपका थर्ड ऑप्शन क्या है वो करेक्ट हो जाएगा, एस्पाराजीन, सीरीन एंड योर थ्रियोनिन। तो दोनों टाइप की ग्लाइकोसाइलेशन में आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि उसने स्पेसिफिकली एन लिंक या ओ लिंक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा है, उसने जनरल पूछा है कि प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन कैन टेक प्लेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड्स। ऑलराइट, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज डिसअपियर ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड इज रीजनरेटेड इन योर डॉटर सेल्स। इसका ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड ऑप्शन है गोल्गी एपरेटस, थर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया एंड फोर्थ है योर पेरोक्सिसोम्स। जब आपकी सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन के टाइम पे आपको पता है कि प्रोफेज में आपके सारे जो है ऑर्गेनेलीज जो है वो डिसअपियर हो जाती हैं और एंड टेलोफेज में अपियर कर जाती हैं। आपकी जो मेनली गोल्गी एपरेटस होती है वो ब्रेक डाउन करती है वेसिकल्स में और फ्रेगमेंट्स में, ठीक है, और वो वापस से अपीयर हो जाती है गोल्गी एपरेटस की फॉर्म में आपके डॉटर सेल्स के अंदर, ठीक है, रीअसेंबल हो जाते हैं सारे वेसिकल्स और फ्रेगमेंट्स। आपका आंसर जो है वो सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसने पूछा है कि आपका प्रोमोटर इज टू ट्रांसक्रिप्शन का विच ऑफ द फॉलोइंग जो है करेक्ट है। प्रोमोटर आपका और ट्रांसक्रिप्शन उसके ऊपर जो लगता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है साइन डेल कार्नो सीक्वेंस, उसके ये कराता है ट्रांसलेशन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है डीएनए पॉलीमरेज और रेप्लिकेशन कराता है ये। थर्ड ऑप्शन है राइबोसोम ट्रांसलेशन। फोर्थ ऑप्शन है डीएनएज और रेप्लिकेशन। आपको पता है डीएनए पॉलीमरेज जो है वो तो एंजाइम है, वो प्रोमोटर नहीं है, और रेप्लिकेशन तो ये करेक्ट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। थर्ड है राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो साइट है आपकी, ठीक है, लेकिन अब उसमें जो है प्रोमोटर नहीं है वो, तो आपका थर्ड ऑप्शन भी क्या है, इनकरेक्ट हो जाता है।
डीएनएज ए और रेप्लिकेशन ये भी आपका इनकरेक्ट है। सो आपका प्रोमोटर आपको पता है शाइनडेल गार्डनो सीक्वेंस होती है जो प्रोमोटर की तरह एक्ट करती है, जो इस पे प्रेजेंट होती है राइबोसोम बाइंडिंग साइट पे ऑन एमआरएनए के ऊपर प्रेजेंट होती है और इनिशिएट करती है आपकी ट्रांसलेशन को किसमें, प्रोकैरियोट्स में, और ट्रांसलेशन कराता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है। आई होप आप लोग को आते हैं ये क्वेश्चंस, और नहीं आते हैं तो ये वीडियो जो है आपको हेल्पफुल है समझने में क्वेश्चंस के वो डेप्थ में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेयर सेल्स इन द इनर ईयर एक्ट एज रिसेप्टर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूज। सो आपका इसमें ऑप्शन है फर्स्ट टेम्परेचर, सेकंड केमिकल, थर्ड मैकेनिकल, फोर्थ है ओरिएंटेशन। सो ये एक्ट करते हैं एज मैकेनिकल। सो हेयर सेल्स इन इनर ईयर फंक्शन एज मैकेनोरिसेप्टर्स, दे डिटेक्ट मैकेनिकल स्टिमुलाई सच एज साउंड वाइब्रेशंस, movements of fluid within the cloaca and vestibule system. These mechanical signals are converted into electrical signals and can be interpreted by your nervous system. ठीक है। सो आपका हेयर सेल्स जो होते हैं इनर ईयर के अंदर वो एक्ट करते हैं एज अ मैकेनिकल रिसेप्टर, मैकेनो रिसेप्टर्स। ओके, सो कमिंग गोइंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following reaction does not occur in fatty acid synthesis? फर्स्ट ऑप्शन है रिडक्शन, सेकंड है डिहाइड्रेशन, थर्ड है डीकार्बोक्सिलेशन, फोर्थ है फॉस्फोराइलेशन। सो आपके पहले तीनों जो स्टेप्स हैं वो तीनों होते हैं आपके फैटी एसिड सिंथेसिस के स्टेप्स में, बट आपका फॉस्फोराइलेशन का कोई भी स्टेप नहीं होता है। तो आपका आंसर जो है वो फोर्थ करेक्ट हो जाएगा कि उसने पूछा डज नॉट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, the amino acid that can act both as an acid and a base in enzyme catalyzed reaction is। तो amino first option है tryptophan, second option है lysine, third option है histidine and fourth option है aspartic acid। तो tryptophan जो है आपका aromatic amino acid हो गया, lysine और histidine जो है आपके बेसिक अमाइनो एसिड है, एस्पार्टिक एसिड जो है आपका एसिडिक अमाइनो एसिड है। ठीक है। लेकिन इसमें जो हिस्टिडिन है आपको पता है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है कि इसका जो पीके होता है वो क्लोज टू फिजियोलॉजिकल पीएच है, तो ये एक्सेप्टर की तरह भी काम कर सकता है और डोनर की तरह भी प्रोटोन का। ठीक है। सो इनेबलिंग इट टू एक्ट बोथ एज एसिड की तरह भी एक्ट कर सकता है और बेस की तरह भी, किसमें, एंजाइमेटिक रिएक्शन में। ये प्रॉपर्टी हिस्टिडिन की जो है वो उसको इंपॉर्टेंट बनाती है एंजाइम एक्टिव साइट्स के लिए। इसलिए वो बोथ एसिड और बेस एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन में एक्ट कर सकता है एज एसिड एंड एज अ बेस ड्यू टू इट्स फिजियोलॉजिकली pH इक्विवेलेंट pKa। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हिस्टिडीन का। इसका ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा। ये इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पर्टिकुलर हिस्टिडीन पे कि वो उसका फिजियोलॉजिकल पीके जो है वो इक्विवेलेंट टू है फिजियोलॉजिकल पीएच के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, gamma phosphate labeled ATP molecule was used to label a DNA fragment using the Nick translation protocol. This would result in, तो Nick translation आपको पता है आपका डीएनए रिपेयर में जो है हेल्प करता है, या अगर आपको कोई डीएनए मॉलिक्यूल को लेबल करना है तो वहां हेल्प करता है निक ट्रांसलेशन। ठीक है। इसमें क्या होता है, आप एक फॉस्फेट को जो है लेबल कर देते हैं, वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है आपके डीएनए में और आपको पता लग जाता है कि कौन सा डीएनए फ्रेगमेंट लेबल हुआ है। ठीक है। तो इस हिसाब से निक ट्रांसलेशन चलता है। तो इसका रिजल्ट पूछा है कि अगर हमने गामा फॉस्फेट को लेबल किया है तो फर्स्ट है लेबलिंग एट 5 प्राइम एंड, सेकंड है लेबलिंग एट 3 प्राइम एंड, थर्ड ऑप्शन है लेबलिंग एट बोथ 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड, और फोर्थ है नो लेबलिंग ऑफ डीएनए। आप समझिए कि जब निक ट्रांसलेशन होता है तो निक ट्रांसलेशन के बाद में आपका जो अल्फा फॉस्फेट होता है वो आपका इनकॉर्पोरेट होता है आपका डीएनए के अंदर। ठीक है। तो आपका जो गामा फॉस्फेट है वो आपका कोई रोल प्ले नहीं करता है आपका, और ये कोई इनकॉर्पोरेट नहीं होता है डीएनए के अंदर। ठीक है। आपका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा नो लेबलिंग ऑफ डीएनए। हमेशा याद रखना कि अल्फा फॉस्फेट जो है वो इनकॉर्पोरेट होता है, ना कि आपका गामा फॉस्फेट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैग डीएनए पॉलीमरेज डिफर फ्रॉम द क्लीनो फ्रेगमेंट इन हैविंग। फर्स्ट है 5 to 3 पॉलीमरेज एक्टिविटी, सेकंड है 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, थर्ड है 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, फोर्थ है एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी। आपका डिफरेंस का पूछा है तो 5 to 3 पॉलीमरेज एक्टिविटी तो आपका दोनों में होती है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, तो 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है वो आपकी प्रेजेंट होती है किसमें, टैग डीएनए पॉलीमरेज में। ठीक है। आपका जो और थर्ड ऑप्शन है 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, वो प्रेजेंट होती है आपकी किसके, क्लीनो फ्रेगमेंट में। ठीक है। द टैग डीएनए पॉलीमरेज प्रोसेस 5 to 3 पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है एंड ऑल्सो 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इसके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है। लेकिन इट लैक्स 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, तो 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी टैग के अंदर नहीं होती है। ठीक है। जो कि प्रेजेंट होती है किसमें, क्लीनो फ्रेगमेंट में।
ठीक है। टैग में ये एक्टिविटी नहीं होगी, इसलिए हम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी के लिए पीएफयू एंजाइम का यूज करते हैं आपके पीसीआरस में, अगर हमें प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी चाहिए तो। ठीक है, सो आपका इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, जो कि आपके क्लीनो फ्रेगमेंट में नहीं होती है। इट इज नॉट प्रेजेंट इन क्लीनो फ्रेगमेंट बट इट इज प्रेजेंट इन योर टैग डीएनए पॉलीमरेज, और यही डिफर कराता है दोनों को। ओके, सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाइनल डीएनए सीक्वेंस आफ्टर इन्वर्जन इज, तो ये आपका इन्वर्जन है 5 to 3 TAGCC, तो इस पार्ट का क्या है, आपका इन्वर्जन हुआ है। ठीक है, अब इन्वर्जन हुआ है तो ये उल्टा होके लगता है। ठीक है, इसका कंसेप्ट ये रहता है कि GGTAC, अब ये जब लगेगा, ठीक है, तो यहां से लगना शुरू होगा, तो मतलब ये तो आपका 5 to 3 प्राइम एंड है, ये 3 to 5 प्राइम एंड है। अब इसको यहाँ लगना है तो ये इन्वर्ट होके लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा TAGCC, और फिर CCGAT। ठीक है, तो आपका इन्वर्ट होगा, ये सीक्वेंस इन्वर्ट हुआ है, ये सीक्वेंस इन्वर्ट हुआ है, और फिर यहाँ पे इंसर्ट होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका आंसर 4 जो है वो आपका करेक्ट होता है, TAGCC। ठीक है, GATACC। ओके, और इनवर्स में क्या बनेगा, ATCGG, और इनवर्स होके इसका भी लग रहा है, ये इसका लग जाएगा, यहां से शुरू होगा CTCTATGG। ठीक है, और आगे आपकी वही सीक्वेंस GGCTA। ठीक है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एन यूकैरियोटिक प्री mRNA द नंबर ऑफ पोजीशंस वेयर पॉली एडिनाइलेशन मॉडिफिकेशन अकर। ठीक है, सो ये फर्स्ट ऑप्शन है 5, सेकंड ऑप्शन है सेकंड, थर्ड ऑप्शन है 3, फोर्थ ऑप्शन है फोर्थ। तो इसका आंसर जो है सेकंड है, ये आप याद कर लीजिए कि एमआरएनए में, प्री एमआरएनए में जो है दो पोजीशंस होती हैं आपकी पॉली एडिनाइलेशन के। वैसे तो 3 प्राइम एंड पे ही आपकी एक सीक्वेंस होती है, पॉली ए टेल लगती है। ठीक है, बट आपका जो है एक और पोजीशन हो सकती है, ऑल्टरनेट पोजीशन बोलते हैं उसको, तो वो भी प्रेजेंट होती है, तो इसका आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, प्लीज लाइक कीजिए वीडियोस को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए। ओके, थैंक यू।